हेलो दोस्तों, जैसा कि हम बोले थे कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के बाद जो है कि अब प्रैक्टिस सेट का भी एक सीरीज चलेगा। और आप देखेंगे स्क्रीन पे यह एसडी प्रकाशन, यह जो है कि एसडी प्रकाशन का जो कि प्रहलाद गुप्ता सर का बुक्स है, ये उसी बुक्स का प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है कि महत्वपूर्ण बुक्स हैं। ठीक है, इससे जो सॉल्व किए होंगे जो भी स्टूडेंट पहले से यदि इस बुक्स को फॉलो कर रहे होंगे, यदि वो लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनको मालूम होगा कि ये बुक्स कैसा है। क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन जो था कि डायरेक्ट इस बुक से मैच करता था। ठीक है, तो उसमें 21 सेट हैं, तो टोटल ये सेट जो है कि हम इस पर सॉल्व करेंगे। और इसको आप लोग सही से देखिए और खुद आकलन कीजिए कि आप कहाँ तक तैयारी किए हैं, और इसको बार बार उस पर रिवाइज कीजिए। और एक बात और है कि देखिए बीपीएससी क्या करता है कि यूपीएससी का डायरेक्ट वो कॉपी पेस्ट कर लेता है। मतलब कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, चाहे वो पीटी का हो या मेंस का हो, वो दोनों कॉपी करता है। आप देखिए विगत कुछ वर्षों का डायरेक्ट वहाँ से कट पेस्ट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हम लोग का दूसरा जो है कि मिशन यूपीएससी 2021 के अंतर्गत जो है कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है, तो उसको भी जाकर देखिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी उसमें पीटी का क्वेश्चन है और सभी सब्जेक्ट का सेपरेट है, 15 से 20 मिनट या 30 मिनट का वीडियो सब होता है। तो उसको जाके देखिए ताकि वो सभी जो है कि आपको आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम में के लिए भी वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज जो है कि हम लोग का ये फर्स्ट स्टार्टिंग सेट है। ठीक है, एसडी प्रकाशन का ये पहला सेट है और देखते हैं इसमें क्या सब क्वेश्चन है। तो चलिए, और इसका पीडीएफ के लिए हम लास्ट में नंबर दे देंगे, उस नंबर पे मैसेज करके आप पीडीएफ मंगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है इसमें कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, मतलब किया था। ठीक है, ये विभाजन हुआ था, कौन किया था? ऑप्शन है थॉमसन, लोबाक, टेलर, चाइल्ड्स। जी हाँ, देखिए ये डेनमार्क का जो कैपिटल है कोपेनहेगन, इसमें पाषाण, कांस्य और लौह का जो त्रियुगीय विभाजन था वह थॉमसन ने किया था। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतनिक, उदयन, बोधि, निक्षु, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, ये जो है कि महात्मा बुद्ध कौशाम्बी जो है कि उदयन के शासनकाल में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। और ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था, जिसका कि शासनकाल कौन शासक था? जी हाँ, कनिष्क। ठीक है, यह कनिष्क का शासनकाल था। कनिष्क के शासनकाल में जो है कि बुद्ध धर्म का जो है कि हीनयान और महायान में विखंडन हुआ था। ठीक है, तो आपको पता है कि कनिष्क जो है, देखिए कनिष्क से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आता है, तो थोड़ा सा जानते हैं। देखिए ये कुषाण वंश का शासक था, कुषाण
और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, कुजुल कड़फिसेस था इसका संस्थापक था। और कुषाण का 2 राजधानी था। ठीक है, कुषाण का 2 राजधानी था, एक था पुरुषपुर और दूसरा था थानेश्वर था, ये ध्यान रखिएगा। और एक कनिष्क जो है, जब वो राजगद्दी पर बैठा था 78 ईस्वी में, तब उस समय एक संवत चलाया था जिसका नाम है शक संवत। ठीक है, शक संवत, ये सब क्वेश्चन आता है। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। एक और है विक्रमा संवत, वो अलग है, ध्यान दीजिएगा। वो विक्रम संवत अलग है, जो कि 57 BC में स्टार्ट किया था। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, शिशुनाग। जी हाँ, मालवा पे कौन किया था? थोड़ा सा याद कीजिए, इसमें जब लूसेंट भी पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया है डायरेक्ट। जी हाँ, इसका आंसर होगा शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग जो है कि वह मालवा पे आक्रमण किया था। ठीक है, शिशुनाग। और इस वंश का अंतिम शासक कौन सा था? शिशुनाग का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नंदीवर्धन। इसी के बाद आया था इस पे कौन सा संस्थापक? नंदवंश आया था इसके बाद। ठीक है, देखिए शिशुनाग ही जो है कि नागवंश का स्थापना किया था, और इसका अंतिम जो शासक था वह था नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन। और इसी के बाद आया था नंदवंश, जो कि महापद्म नंदन, घनानंद, ये सब महान शासक सब हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें देखिए करेंट अफेयर भी है, सिर्फ मैथ क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो इसलिए क्वेश्चन इसमें 140 है। ठीक है, तो चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, हेमू। जी हाँ, देखिए ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। हुआ क्या था, जब विश्व विजेता सिकंदर, ठीक है, जब सिकंदर जो है कि भारत पे आक्रमण किया था, तो उसका 2 सेनापति था। स्थल का अलग था, स्थल का था सेल्यूकस निकेटर, और जल का था निर्याकस। तो यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वह था मेगास्थनीज। ठीक है, यह मेगास्थनीज किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। वह जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और यहाँ पे जो भी वह आकलन किया, जो भी परीक्षण किया, वह अपनी एक पुस्तक इंडिका में उसका एक्सप्लेनेशन किया, वर्णन किया। इसका मतलब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन आ गया कि मेगास्थनीज जो है कि एक इंडिका पुस्तक लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उसके बाद ये सेल्यूकस निकेटर का था, और ये यूनान का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, कुषाण, सिथियंस, मुगल। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय का जो विध्वंस किया था एक मुसलमान शासक, जिसको तुम लोग बिहार विजेता भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब गौरी जो था वह लौट रहा था, तो भारत में अपना कुछ जो विजित प्रदेश था उसको देखभाल करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ठीक है, बख्तियार खिलजी हो गया, अल्दोज हो गया, ये सब को छोड़ दिया था ताकि वह जो भी इसका विजित प्रदेश है उसका देखभाल करे। तो उसी में जो बख्तियार खिलजी था वह बिहार और बंगाल को विजिट करने के लिए निकल पड़ा, और वो इसी दरमियान जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा प्रताप,
मान सिंह, सवाई उदय सिंह, राणा संगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है राणा संगा। ठीक है, राणा संगा। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, आपको पता है कि बाबर जो है कि 1526 में भारत में आक्रमण किया गया था, उसको इन्वाइट किया था। और उस समय था दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश का संस्थापक, लोदी वंश का था। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में एक बैटल होता है, युद्ध होता है, इसको बोलते हैं पानीपत का फर्स्ट बैटल कब हुआ था? 1526 में। और इसी युद्ध के बाद बाबर जो है कि भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। ठीक है, और जैसे देखिए 1526 में किया, उसके बाद लगातार कंटिन्यू जो है इसको 3 से 4 युद्ध करना पड़ा था, जिसमें कि देखिए 1526 में तो आपको ये पानीपत का युद्ध हुआ ही था इब्राहिम लोदी के साथ। उसके बाद 1527 में जो था वह खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें कि राणा संगा को हरा दिया था। फिर अगले साल हुआ था 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध, जिसमें कि मेदिनी राय को हराया था। फिर नेक्स्ट ईयर में हुआ था 1529 में हुआ था एक युद्ध, जिसको बोलते हैं हम लोग घाघरा। ठीक है, 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें कि अफगान को हराया था। ठीक है, तो अब देखिए ये सब बाबर से रिलेटेड है। बाबर एक के बारे में और जानिए कि बाबर जो है कि बाबरनामा अपना जीवनी जो है कि वो खुद लिखा था। ध्यान दीजिएगा, बाबरनामा अपना जीवनी खुद लिखा था। ये कुछ उपाधि भी धारण किया था, गाजी किया था। ठीक है, इत्यादि प्रकार का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, मुगल काल में जनपद मतलब जिला क्या कहलाता था? इक्ता, सरकार, सूबा, तर्फ। देखिए था क्या कि जब मुगल काल में राज्य को सूबा बुलाता था। राज्य जो है ये सूबा जो है इसको राज्य को सूबा बोला जाता था, और जिला को सरकार बोला जाता था। ठीक है, जिला को सरकार और राज्य को सूबा। ये जो इक्ता है, यह इक्ता एक प्रकार का मुस्लिम का टैक्स है। ठीक है, ये एक प्रकार का टैक्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। जी देखिए, दिल्ली के लाल किला, ये तो किला बहुत बड़ा सा था, उसी में एक छोटा सा साइड में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। जी हाँ, औरंगजेब ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। अकबर किस वजह से लोकप्रिय हुआ था? मनसबदारी प्रथा, धार्मिक प्रथा, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। जी हाँ देखिए, ये जो अकबर है, अकबर भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार की वजह से बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। इसका मतलब सी और डी इसका आंसर होगा। देखिए, बहुत ही ज़्यादा वो सिस्टम सबको ये किया था। ठीक है, जिसमें कि आप अगर ध्यान से आपको याद होगा तो ये धार्मिक से रिलेटेड कुछ काम किया था। उसके बाद जो है कि जैसे कि मान के चलिए दास प्रथा का जो अंत किया था वह कब किया था? 1562 में वो किया था दास प्रथा का अंत। ठीक है, और हरमदर्द तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था कब? 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 में। तो ये सब की वजह से क्या मतलब देखिए, वो हिंदू और मुस्लिम को एक छत्र छाया के अंदर लाना चाहता था। ठीक है, तो जिसकी वजह से यह बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और एक्चुअली वास्तव में मुगल वंश का संस्थापक भी इसी को बोला जाता है। हालांकि था बाबर, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है कि ये अकबर को ही बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हुनों ने
भारत पर आक्रमण किया था। हुन जो है कि भारत पे आक्रमण कब किया था, हालांकि उस समय था। तो चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, बुद्धगुप्त के शासनकाल में। जी हाँ, इसका सही आंसर जो है वह है स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था। देखिए गुप्त वंश ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। गुप्त वंश जो था ये इसका स्थापना किया था कौन, श्री गुप्त किया था, श्री गुप्त किया था। और इसी में देखिए चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ था, समुद्रगुप्त के बाद आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से। चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को। इसी के बारे में कालिदास है, इसका दरबार में जितना भी था उस सब का नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो था भानु गुप्त था, और गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। कौन किया था, कुमार गुप्त ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैच द फॉलोइंग करना है। सूर्य मंदिर आपको पता है ये कहाँ पे है, कोणार्क। इसका मतलब 1 देखिए कौन सा 1 ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। लिंगराज मंदिर, ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, हवा महल कहाँ पे है। देखिए एलिमिनेशन इसी तरह से किया जाता है, ठीक है। एलिमिनेशन जो आप कीजिएगा वह इसी तरह कीजिएगा। अब देखिए लिंगराज मंदिर जो है वह है आपका भुवनेश्वर में, इसका मतलब दोनों होगा सही है भी। चलिए, और ये जो हवा महल है वह है फेमस है जयपुर, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। जी हाँ, ये आंसर होगा बलबन। देखिए ये गुलाम वंश का था, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ऐबक था। ऐबक के बाद बहुत ही शासक हुआ। ऐबक हालांकि कम समय में तक ही शासन कर पाया था, उसके बाद ज़्यादा किया था उसका दामाद इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश किया था। और उसी के सीक्वेंस में आगे जो है कि 1366 में बलबन जो है कि गद्दी पे बैठा और 1386 तक बैठा था। ध्यान दीजिएगा यही चालीसा सबको अंत किया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बलबन का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण अधिकारी था चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। देखिए सल्तनत काल में जो सबसे छोटा होता है वो ग्राम होता है, और ग्राम का जो हेड होता है वो कौन होता है, या स्वशासन होगा या पैतृक होगा, ठीक है। और लेकिन इसका जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था वह होता था चौधरी, ठीक है। सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था, चौधरी होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इल्तुतमिश। अपना सैन्य संगठन, ठीक है, सैन्य संगठन, प्रशासनिक सुविधा, ये सब को बेहतरीन करने के लिए इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु रामदास ने। जी हाँ, देखिए इसमें क्या हुआ था, अकबर जो है कि गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दिया था,
और ज़मीन दिया था तो उसमें वो नगर बसाया और उस नगर का नाम रखा था गुरु रामदास ही रखा था, रामदास ही रखा था। लेकिन वहाँ पे एक तालाब था अमृतसर नामक, जिस उसी वजह से ये रामदास नगर को अमृतसर नगर बोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल। देखिए इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रथम जनगणना और नियमित जनगणना। प्रथम जनगणना जो हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम जनगणना हुआ था, वो हुआ था 1869 से लेके 72 तक। ठीक है, ये प्रथम हुआ था। लेकिन नियमित जो हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम में 1881 से हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और मेयो को ही कैदी द्वारा मारा गया था अंडमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। जी हाँ, इसका सही आंसर है मुंगेर। ठीक है, मुंगेर जो था वह इससे अप्रभावित रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लॉर्ड मेकाले संबंधित थे सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, अस्थाई बंदोबस्त से। जी हाँ, देखिए लॉर्ड मेकाले ही जो था वह अंग्रेजी शिक्षा मीन्स पाश्चात्य शिक्षा, मतलब जो पश्चिमी देश की सभ्यता जो भी वहाँ पे शिक्षा होता है उसका जो है कि यही फेवर किया था कि नहीं अंग्रेजी शिक्षा भारत में लाया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। झंडा गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल पार्षद। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा श्यामलाल पार्षद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि यह दिन शुभ था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को कैबिनेट मिशन भारत आया था। जी हाँ, इसका सही आंसर है कि 1930 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन में जो है कि इसको भारत का जो है कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसी तिथि को घोषित किया गया था। ठीक है, इसलिए संविधान को 26 जनवरी 1950 से इसको रेगुलेट किया गया है। ठीक है, जबकि संविधान दिवस देखिए 26 नवंबर को इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है। ठीक है, मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। ये गलत है। कांग्रेस ने वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्यकाल करना असंभव हो गया था। ये भी गलत है। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिकता अशांति थी। ये भी गलत है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करना, ये भी गलत है। प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से 18 तक हुआ था। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था इसमें, कांग्रेस इसलिए इस्तीफा दिया कि ज़बरदस्ती उसको जो है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हो रहा था उसमें ज़बरदस्ती इसको धकेला गया था। ठीक है, जो कि कांग्रेस इसके विपक्ष में था। इसलिए कांग्रेस का जो भी था 11 में से 9 क्षेत्र में यह क्या किया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे? एम.एन. रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टमलू पिल्ले, आचार्य नरेंद्र देव। जी हाँ, इसका सही आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। देखिए आपको पता है कि 1931 में
1931 में पटना के अंजुमन हॉल इस्लामिया स्कूल में जो है कि इसका स्थापना किया था, लेकिन विधिवत रूप से 1934 में किया गया था। ठीक है, इसमें अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और इसमें जयप्रकाश नारायण भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने स्वराज पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सा पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन लिबरल फेडरेशन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड, ये इसको जो है कि हम लोग सिंपल में यही बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये जो है कि इसके अगेंस्ट में जो एक स्थापना हुआ था इंडियन लिबरल फेडरेशन का। ठीक है, इंडियन लिबरल फेडरेशन का हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? जी हाँ, 1916, 1917, 1918, 1920, 1928। तो इसका सही आंसर है 1920 में। ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 को ये स्थगित हो गया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि चौरी चौरा कांड हो गया था यूपी में, जिसकी वजह से देखिए ये हिंसक हो गया था। हिंसक होने का मतलब है कि ब्रिटिश को तो आप मौका दे दिए, चलो आप फायरिंग भी करोगे तो कोई निंदनीय उसका नहीं करेगा, लेकिन आप शांति ढंग से अगर प्रोटेस्ट करते हो तो आपके ऊपर कोई भी क्लेम करेगा, कोई भी लाठीचार्ज, कोई भी अमान्य घटना करेगा तो उसके ऊपर सब कोई निंदा प्रस्ताव पारित करेगा। ठीक है, सभी देश उसके ऊपर निंदा करेगा, नहीं ये सही नहीं कर रहा, सही नहीं कर रहा है। इसीलिए महात्मा गांधी क्या किए, जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो उसके सपोर्ट में, अगेंस्ट में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जी हाँ, इसका सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खेरा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन। देखिए यहाँ पे खेरा हुआ था 1918 में, सविनय हुआ था 1930 में, चंपारण हुआ था 1917 में और उसके बाद जो असहयोग हुआ था 1920 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विश्लेषण कब दिया गया? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा क्रांतिकारी आंदोलन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर, महादेवी वर्मा। जी हाँ, इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस मुगल बादशाह के बारे में कहा गया कि अंतिम समय में अपना मातृभूमि में 2 गज जमीन भी नहीं प्राप्त हुआ? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर। जी हाँ, ये सबसे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह, जिसका कि उपनाम है जफर। इसको जो है कि इसी के बारे में ऐसा स्टेटमेंट कहा जाता है कि उसको 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अफगानिस्तान के प्रति अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किसने किया था? लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। ठीक है, तो इसमें कौन था? जी हाँ, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक्स था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे हरिदास स्वामी, शिवदयाल सावर, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद। जी हाँ, इसका सही आंसर है शिवदयाल साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर, इंडियन ओपिनियन। जी हाँ, इसका सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी जब भारत आए थे कब? 1915 में, 9 जनवरी 1915, और उसी दिन से प्रवासी दिवस मनाया जाता है भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है अबुल कलाम आज़ाद, जो कि शिक्षा मंत्री बने थे। और इसके बाद जेबी कृपलानी, ये जो है कि स्वतंत्रता के समय 1947 में। और सरोजनी नायडू के बारे में जो है, ये भारत की प्रथम महिला, भारत की बोल रहे, ठीक है, भारत की प्रथम महिला है जो कि आईएनसी का चेयरमैन बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखा था? हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी। जी हाँ, गुजराती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा चौड़ी और सीधी, जैसे अभी के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, बुद्ध, नृत्य करती बालिका, नरसिम्हा। जी हाँ, इसका सही आंसर है नृत्य करती बालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सिंधु सभ्यता में जो कृषि का अर्थ आधार था वो था कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टार्टरिक अम्ल डैश में नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन समझे, यहाँ पर नहीं पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, कच्चा आम में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, पालक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, खट्टा चीज़ में पाया जाता है टार्टरिक एसिड, लेकिन पालक में नहीं पाया जाता। पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ठीक है, बोरेक्स बेट परीक्षण, सोडियम नाइट्रो प्रोस्फाइड्स परीक्षण, हाइड्रोलिसिस परीक्षण। जी हाँ, इसका सही आंसर है सोडियम नाइट्रो प्रोस्फाइड प्रशिक्षण में जो है कि इसका कोबाल्ट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए इसी में जो है कि मालूम चला कि हाँ नहीं, कोबाल्ट B12 में कोबाल्ट का प्रेजेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राकृतिक कोलाइड्स कौन सा है? इच्छू सकड़ा, रक्त, सोडियम क्लोराइड, यूरिया। जी हाँ, इसका सही आंसर है नेचुरल कोलाइड्स जो है कि वह रक्त होता है। कोलाइड्स के बारे में समझिए, सिंपल अभी ऐसे ही ये एक तरह से सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन एक तरह सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन कोलाइड्स एंड सॉल्यूशन, लेकिन अभी समझने के लिए एक्चुअली इसमें बहुत कुछ ज़्यादा कंसेप्ट होता है, इसलिए जब इसका डिटेल से साइंस का जो है कि स्पेशल डिटेल क्लास जब लेंगे बीपीएससी का टोटल, उसमें जो है कि साइंस का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। साइंस आपका एक भी नहीं छूटेगा। 20 नंबर का रहता है मैक्सिमम, उसमें जो है आप कितना भी गलत कीजिएगा था 18 से 17 मार्क्स आपका आ ही जाएगा। और 1-2 मार्क्स वो तो होता है ना कि एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? अस्थि, काल प्रभावन, दंत, व्यक्तिवृत्त। जी हाँ, इसका सही आंसर है दंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हेमिकोडाटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? एक्सक्रीशन, ठीक है। कोशिका गुच्छ, प्राक वृक्क, मध्य वृक्क, पश्च वृक्क, ये सब देखिए, ये सब क्या है? दीज आर द नेम ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गेन, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गेन का नाम है। अब किसका पूछा जा रहा है? हेमिकोडाटा। ध्यान दीजिएगा, हेमिकोडाटा मतलब क्या हो गया कि आधा उसमें कोडाटा होगा और आधा नन कोडाटा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कोशिका गुच्छ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम, हेलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोवाल्ट, ठीक है। तो इसको जो होता है एपो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको जो है कि हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। जब ये असक्रियता मतलब कि जब वो इनएक्टिव हो जाता है तब उसको बोलते हैं प्रो एंजाइम या फिर जाइमोजीन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लाल ग्रंथि, अमाशय, यकृत और अग्नाशय, ठीक है। तो ये जो है कि इसका जो ये डायस्टेज जो होता है वह लाल ग्रंथि से निकलता है, इसी वजह से एमाइलेज भी निकलता है, ठीक है, टायलेट भी निकलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम प्रवेश है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, बेसिक। देखिए कह रहा है कि जब जो है कि स्टोमिक में, ठीक है, जब देखिएगा इंटेस्टाइन का ये इस तरह से होता है, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो फूड्स होता है इसके डाइजेशन के लिए कौन सा मीडियम होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए या फिर बेसिक होना चाहिए? देखिए जब फूड्स माउथ में एंटर करता है तो उस टाइम बेसिक होता है, ठीक है। और जब यहाँ पे आएगा तो ये तभी करेगा जब ये एसिडिक मीडियम में रहेगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम रहेगा तभी प्रोटीन का डाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लैक्टोज, डायस्टोज, सुक्रोज, टाइलिन, ठीक है। ये अभी जस्ट हुआ था कुछ देर पहले, डायस्टोज भी हुआ था और टाइलिन भी हुआ। इसका मतलब ये जो है कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ई। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही डायस्टेज भी होता है और टाइलिन भी होता है। इसका मतलब दो ऑप्शन हो गया, दो ऑप्शन हो गया तो क्या आंसर होगा? ई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है? प्रोटीन, वसा, हार्मोन, विटामिन। जी हाँ, ये हो गया आपको फैट, वसा, ठीक है। वसा जो होता है इसको क्विक एनर्जी, लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसलिए दिन में टॉफी खाते रहिए, उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। संपर्क बल को डैश बल भी कहा जाता है? घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, पेशीय बल। देखिए संपर्क बल के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो संपर्क बल जो होता है जब दो सतह का आपस में कंबाइंड होता है, जब दो सतह आपस में कंबाइंड होकर फोर्स एग्जर्ट करता है तब उसको जो है कि संपर्क बल कहा जाता है। तो अब ये संपर्क बल का क्या एग्जाम्पल हो गया? जी हाँ, देखिए मैग्नेट यहाँ भी रहेगा, देखिए मैग्नेट जो होता है इस जगह भी रहेगा, इस जगह पे भी रहेगा, तब दोनों पे जो है कि कॉन्टेक्ट रहेगा तब भी ये फोर्स एग्जर्ट करेगा और नहीं रहेगा तब पर भी ये फोर्स एग्जर्ट करेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है घर्षण बल, फ्रिक्शन बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हर्ट्ज क्या है? तरंगों की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की स्पष्टता, ठीक है। ये तरंगदैर्घ्य जो होता है ये क्या चीज़ है? ये तरंग की आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकेंड में जितना बार ये फॉर्म होगा फ्रीक्वेंसी, उसी को बोलते हैं मेजरमेंट के लिए हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। होता है ना ऑडिबल देखिए क्लियर समझिए, एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होगा, ठीक है,
नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जो होगा उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है मेजरमेंट करते हैं उसको करते हैं हर्ट्ज में करते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया ये। तो क्या होगा, तरंगों की आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए साइंस का क्लास हम डिटेल में लेंगे पूरा, ठीक है, तो उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो रहेगा, उसको भी देखते रहिए ताकि आपका एक भी साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए पहला नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा कारण छा जाता है। प्रकाश के परिवेक्षण, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से जो होता है कि आकाश में लालिमा रेड कलर का छा जाता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा तुरंत ही डेविएट कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। घर्षण निम्नलिखित में से किसे कम करके किया जा सकता है। सतहों को चमकाकर, जी हाँ सही है ये। स्नेहकों का प्रयोग करके, ये भी सही है। लुब्रिकेंट का यूज कीजिए, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। स्पर्श के क्षेत्रफल को कम करके, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर पैमाना, मैट्रिक पैमाना, सेंटीग्रेड पैमाना, न्यूटन पैमाना। जी हाँ, रिएक्टर पैमाना जो होता है भूकंप का मेजरमेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, नहीं है। सूर्य के सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, अभी जस्ट पढ़े थे, ये प्रकीर्णन के कारण होता है, ना कि अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तापमान, दूरी, रेडियस, वायुमंडल। जी हाँ, तारों का जो होता है वो कलर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सोलर सेल किसके सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश चालीय प्रभाव, चलकीय प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। अब देखिए ध्वनि ऊर्जा, हेलो हेलो हम लोग बोलते हैं, वो परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा, सॉरी विद्युत ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये जो है कि आपको कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। दाब अंतर, केशिकीय घटना, तेल की कम श्यानता, संसंयोजक बल। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा केशिकीय घटना। इसी के कारण जो होता है कि प्लांट जो होता है वो रूट से वाटर से का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी इसी माध्यम से करता है। ठीक है, सक्शन फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉस्फेरिक अम्ल। जी हाँ, जब वो चींटी काटता है तो वह फॉर्मिक अम्ल, इसका मतलब HCHO। ठीक है, नहीं सी अर्ली ऐड हो गया, ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हालांकि फॉर्मिक एसिड होगा, इसका फॉर्मूला होगा HCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और हाइड्रोजन होता है फर्स्ट मेंबर के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है गैलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, म्यूरिएटिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। जी हाँ, इसका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए इसका फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हुआ है, इसको हम लोग, दूसरा नाम होता है ये म्यूरिएटिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हम लोग के स्टोमक में होता है, ध्यान दीजिएगा, स्टोमक में ये यही एसिड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, मंदक के रूप में, विद्युत रोधी के रूप में। देखिए यहाँ पे जो है कि ये नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, और उसके बाद हैवी वाटर D2O हो गया, ये सब जो होता है मंदक के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब पेपर पर फैले संदलित के MnO4 पोटासियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या फॉर्म होता है। हालांकि देखिए ये दोनों हाईली, ये जो ना कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन गैस का एवोल्यूशन होगा और पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पोटासियम परमैंगनेट हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा पेपर सुलगने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। देखिए यौगिक कंपाउंड्स विच यहाँ पे विच इनर्ट गैस फॉर्म्स कंपाउंड, कौन सा इनर्ट गैस अक्रिय गैस जो है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। हीलियम, क्रिप्टॉन, आर्गन, जीनोन। जी हाँ, ये सही आंसर उसका है जीनोन। जीनोन जो है इट कैन फॉर्म्स कंपाउंड्स। क्या होता है कंपाउंड्स, जब दो एलिमेंट्स एक डिफिनिट रेशियो में कंबाइंड होगा देन इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे H हो गया, H2 प्लस O2 इसको बोलते हैं हम लोग H2O, ये भी बोल सकते हैं, ये कंपाउंड हो गया। ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया। कंपाउंड इज ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व है बोरॉन और कैडमियम। जी हाँ, ये सही आंसर है, बोरॉन और कैडमियम दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो होता है क्या, इससे न्यूट्रॉन को देखिए, न्यूट्रॉन हमेशा जब विखंडन होगा तो उससे न्यूट्रॉन हमेशा अलग होते जाएगा, सेपरेट। और यही कहा जाता है कि न्यूट्रॉन का वर्षा होने की वजह से ही जब पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर नहीं था तो उस समय न्यूट्रॉन का वर्षा हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म सब था वह मर गया। लेकिन अब तो क्या है, अब तो एटमॉस्फेयर आ गया, तो जैसे ही सूर्य से न्यूट्रॉन आता है एटमॉस्फेयर में तो वो जल जाता है। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर में भी क्या होता है, न्यूट्रॉन का बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इवोल्यूशन होता है। तो बोरॉन और कैडमियम जैसे उसको ऐड करते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। कैल्शियम तथा सोडियम के क्लोराइड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, सॉल्ट तथा सल्फेट, कैल्शियम तथा सोडियम के बाइकार्बोनेट। ठीक है, देखिए होता क्या है कि तो पहले यहाँ पे कठोरता मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ उसमें है एक्स्ट्रा। देखिए सिंपल होता है, कोई भी वाटर है, जल जिसको बोलते हैं, जब उस पर हम लोग कपड़ा वॉश करते हैं या नहाते हैं तो उसमें फेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में फेन नहीं होगा, दो बार में फेन नहीं होगा, उसके बाद 2 से 3 बार रब कीजिएगा देन इट विल प्रोड्यूस फॉर्म्स। तो होता है क्या है कि उसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का क्लोराइड सल्फेट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे फेन का फॉर्मेशन नहीं होता है और इसी की वजह से जल में कठोरता आता है। अब इसको रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है, जियोलाइट प्रोसेस, इसमें सोडियम यूज किया जाता है टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, जियोलाइट प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। कपूर, नेफ्थालिन, फिटकरी, अमोनियम क्लोराइड्स। कह रहा है इसमें कौन सा नहीं है, तो फिटकरी नहीं है। देखिए 5 होता है, ठीक है, 5 होता है, जिसमें कि कपूर होता है, नेफ्थलीन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है और उसके बाद जो है कि अमोनियम क्लोराइड और होता है नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, तो देखिए ऊर्ध्वपतन होता है क्या है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होगा वो डायरेक्ट जो होता है गैस में आ जाएगा, गैस में अपना फेज चेंज कर देगा।
जैसे कपूर को देखते होंगे, जब चलाते होंगे तो कपूर क्या है, सॉलिड फेज में है, और जब उसको जलाते हैं वो किस में आता है, गैस के फॉर्म में आता है, क्या लिक्विड में आता है, नहीं आता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो कौन सा नहीं है, फिटकरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैथोड रे होती है अल्फा कण की स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, विद्युत चुंबकीय तरंग, विकिरण। जी हाँ, ये कैथोड रे जो होता है, कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होता है, इट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम। इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम जब फ्लो करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैथोड रे करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में बहुत कुछ है कि कौन इन्वेंशन किया नहीं किया, वो सब जो है कि साइंस क्लास में उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पायरेक्स जो होता है, कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है। पोटासियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, बोरेक्स ऑक्साइड। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बोरेक्स। अगर इसमें मिला देंगे तो अधिक ही सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, इसका कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। जी हाँ, अभी कौन है, अरविंद बोबड़े। ये 47th इनका पोजीशन है। अभी कितना है इससे टोटल नंबर ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट, वो है आपका 33+1 का बेंच है। ठीक है, 33+1 का बेंच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। विधायी नियंत्रण, स्थगन प्रस्ताव आता है, बजट आता है, विधेयक आता है, शून्यकाल नहीं आता है। शून्यकाल क्या हुआ ना, प्रश्न स्थगन प्रस्ताव स्थापना होता है, मतलब कुछ देर के लिए 12 से 1 बजे के बीच में इसका टाइम दिया जाता है। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना के अधिनियम की गई थी 1919, 1992, 1909, 1935। जी हाँ, भारत संघ अदालत जो होता है वो 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापना किया गया था। भारत में सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं बना था, कब तक, 1950 तक, तब तक इसी का उपयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करते हैं। राष्ट्रपति, वेतन आयोग, मंत्रिमंडल, सांसद। जी हाँ, इसका आंसर होगा सांसद। अनुच्छेद जो होता है कि 97, आर्टिकल 97 के अंतर्गत जो होता है कि यह डिसाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ, ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, CAG। देखिए एक वीडियो बना दिए हैं उस पर, संसदीय समिति, उसमें कम्प्लीटली CAG के बारे में बताएं, वो सब वीडियो जाकर देखिए, समझ में आएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी सेक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। अवशिष्ट अधिकार होता है कि देखिए हम लोग के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर होता है, मतलब क्या हो गया, संघीय व्यवस्था है, तो इसमें कुछ पावर स्टेट को दिया गया है और कुछ पावर सेंट्रल को दिया गया है। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम अनुसूची 7 में दिया गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर। तो कुछ पावर जैसे कृषि होता है, राज्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, और कुछ ऐसा जैसे टैक्स हो गया केंद्र के अंतर्गत, लेकिन कुछ ऐसा जो शक्ति होता है जैसे कि अंतरिक्ष मान लीजिए, विज्ञान हो गया। ठीक है, ये ना ही स्टेट में है और ना ही सेंट्रल में है। तो ये जो अवशिष्ट शक्ति होता है वह किसके पास है, केंद्र के पास दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। जी हाँ, फेमस है, जितनी बार। अमेरिका का नहीं है, सिर्फ 2 बार। जब तक यहाँ पे टपकिए नहीं तब तक संवैधानिक पोस्ट पे बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति होता है
लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद सदस्य नहीं होता है, इनमें से एक या कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा? उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? अनुच्छेद 63 के अनुसार, देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 63, ठीक है, अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति सांसद या राज्य विधान का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है। वह जो है कि राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसका ई ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, देखिए हुआ क्या था, जब संविधान ये जवाहरलाल नेहरू का ये पहला दिन जब मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को जब हुआ था तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन 11 दिसंबर को जो संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 44वें संशोधन के अंतर्गत विधिक अधिकार बन गया शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक उपचार का अधिकार, काम का अधिकार। देखिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार वो क्या हो गया? विधिक अधिकार। अब कहाँ गया? अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आ गया है। शिक्षा का अधिकार ये तो आपका मौलिक अधिकार है, न्यायिक उपचार ये भी मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32। काम का अधिकार ये जो है कि आपका काम का अधिकार नहीं है संविधान में कहीं पे, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बेंगलोर, चंडीगढ़, लखनऊ, नागपुर। जी हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं आम अनुसंधान केंद्र, ठीक है, जो कि लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी काची मिट्टी को कहा जाता है भाबर, भांगर, खादर, खोंडोलाइट। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बांगर। देखिए होता है क्या है कि जब नदी जब फ्लो करता है तो अपने साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा अवसाद लाता है, और अवसाद ये गड्ढा में भर देगा, फिर आएगा तो आगे चलते जाएगा। तो ये पुराना मिट्टी हो गया, तो इसी को बोलते हैं बांगर, और जो नया मिट्टी आता है उसको बोलते हैं खादर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है संथाल, मुंडा, भील, थारू। जी हाँ, मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इस तरह से यहाँ पे जो है सागर गेसो घास का मैदान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे उसके नाम पे पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तांबा उत्पादक देश है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, चिली, रूस। जी हाँ, यह चिली है, नॉर्थ अमेरिका में। जब नॉर्थ अमेरिका देखिएगा तो इस तरह से, तो यहाँ पे जो है आपका चिली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है? जी हाँ, भूसत्व सही आंसर है। वहाँ का जो है कि मिट्टी अनस्टेबल है। चलिए, निम्न भूआकृतिक युग्म में से कौन सा सही नहीं है? सड़क, संयोजी, डेल्टा, घोल रंध्र। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा घोल रंध्र वायु। एक्चुअली ये होता क्या है ना कि जब कास्ट मैदान होता है, कास्ट मैदान लोग क्या, चूने पत्थर का मैदान,
जब उसमें वर्षा जल होता है तो ये रिएक्ट करके कहीं कहीं सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को बोलते हैं घोल रंध्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता, तरल के घनत्व। जी हाँ, क्लियर है ये क्वेश्चन सब। रिएक्टर स्केल पे जो है वायु की तीव्रता को मेजरमेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? महालांगुर, चोमोलांगमा, सागरमाथा, खुम्बुस्ते। जी हाँ, इसका सही आंसर है सागरमाथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रभामंडल, प्रछाया, उपछाया, ब्लैक होल। जी हाँ, इसको बोलते हैं प्रछाया बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के जनसंख्या घनत्व की परिभाषा की जाती है प्रति वर्ग मील ने प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ से सी प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पे जो है कि भारत में जनसंख्या फाइंड आउट किया जाता है, परिभाषा दिया जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा शुगर बाउल कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच में है? 8 डिग्री। देखिए मुख्य भूमि पूछ रहा है, ना कि उसका जो है कि अंडमान निकोबार और ये सब, वो सब को छोड़ देना है। ठीक है, तो इसका जो होता है मुख्य भूमि का, दोनों बता देते हैं। ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार जो होता है वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। इसी में आपका क्या है, भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? बुलर झील, गोविंद सागर झील, राणा प्रताप सागर, बेकाल झील। जी हाँ, इसका सही आंसर जो है वो है गोविंद सागर झील, जो कि कहाँ पे है? भाखड़ा बांध के कारण निर्मित हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली स्थित है आसाम में, अफ्रीका में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, ये केरल में है। साइलेंट वैली केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के लिए ली गई अनुमति कहते हैं? देखिए यहाँ पे अनुमति कहते हैं तो उसको बोलते हैं निजी ऋण, साधारण ऋण, हुंडी को बट्टे पर लगाना, ओवरड्राफ्ट। जी हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग ओवरड्राफ्ट। तो अकाउंट जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। सॉरी, हाँ ये भी बोल सकते हैं कैपिटल अकाउंट, करेंट सेविंग अकाउंट। ये हो गया एक करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या होता है ना, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन बाजार समावेशन मूल्य के लिए जाना जाता है? साम्य कीमत, असंतुलन की कीमत, सैटरिस प्रवेश कीमत। देखिए ये होता है क्या है ना कि जैसे यहाँ पे कस्टमर है और यहाँ पे सेलर है, विक्रेता है, ये क्रेता और विक्रेता मतलब बेचने वाला और खरीदने वाला। जब दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाता है कि हाँ नहीं जो ठीक है तुम यहाँ पे ले लो, तो उसी स्थिति को बोलते हैं साम्य कीमत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है ग्राम पंचायतों द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। जी हाँ, ये होता है
ग्राम पंचायत द्वारा। जवाहर रोजगार योजना जो है ये 9वीं पंचवर्षीय योजना बनाया गया था लगभग 99 के आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी आरबीआई का गुणात्मक उधार नियंत्रण उपाय नहीं है? सीमांत अपेक्षाएं निर्धारित करना, ये सही है। परिवर्तित ब्याज दर, ये भी सही है। खुला बाजार, ये नहीं है। उधार पात्रता निर्धारण, ये भी नहीं है। देखिए होता है क्या, बताते हैं। भारत में जब महंगाई, समझिए महंगाई जब बढ़ता है तो महंगाई को नियंत्रण करने के लिए पावर किसके पास है? दो के पास। एक आरबीआई के पास है, मतलब किसी भी देश का केंद्रीय बैंक के पास होता है, और देश के सरकार के पास होता है। तो सरकार क्या करता है, ये महंगाई जो है कि वो साल में एक ही बार बजट के माध्यम से कंट्रोल करने का कोशिश करता है। लेकिन आरबीआई जो होता है वह समय समय पर विभिन्न नीतियों के माध्यम से महंगाई पर कंट्रोल किया जाता है। और जो नीति होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मौद्रिक नीति, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के अंतर्गत दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक है, तो ये सब देखिए इकोनॉमिक्स टर्म में, इकोनॉमिक्स का जब यूपीएससी क्लास हो रहा है उसमें देखिए कंप्लीट ये सब समझ में आएगा। बहुत ही इजी वे में कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी एक लिमिट है, क्वेश्चन का नंबर बहुत ज़्यादा है और समय वीडियो कोच लेंदी हो रहा है, तो इसलिए आगे लोग बढ़ते हैं। इसको लोग बोलते हैं खुला बाजार कार्रवाई। ठीक है, तो आप वो वीडियो देखिए, वहाँ पे उसमें समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकृत, न्यायोचित वितरण, केंद्रीकृत उत्पादन। जी हाँ, ये केंद्रीकृत उत्पादन में नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी का जो था सिद्धांत था वो विकेंद्रीकरण, तभी तो वो पंचायती राज, ग्रामीण सबको क्या करना था, आत्मनिर्भर बनाने का उनका लक्ष्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना का आरंभ किया गया था? 5वीं, 10वीं, 7वीं, 9वीं? जी हाँ, ये हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय। किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में डैश के साथ होती है। मान के चलिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो क्या कुछ परचेज कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। तो दुकानदार क्या सोचेगा, लगता है इसमें पैसा नहीं है। इस तरह से क्या हो गया, सबके पास तो पैसा नहीं होगा, तभी तो दुकानदार क्या वो दाम आसमान पर रखेगा, उसका बिकेगा? नहीं बिकेगा। इसलिए वो क्या करेगा, दाम उसको कम कर देगा। इसका मतलब क्या समझे कि किसी वस्तु की मांग में गिरावट, उपभोक्ता में जो आय होता है उसका गिरावट के साथ ये गिरेगा, बढ़ने के साथ बढ़ेगा। अगर पैसा सबके पास होगा तो सब दौड़ेगा, जब सब दौड़ेगा तो दुकानदार 10 रुपये की चीज़ को 15 रुपये में बेचेगा, महंगाई बढ़ गया। अगर सबके पास पैसा कम हुआ, दुकानदार अपने आप इसका दाम कम कर देगा, कहेगा ऑफर ले लो, एक के साथ एक ऑफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीकरण सही नहीं है? एनआई नेशनल इनकम, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, न्यूअल। तो इसका देखिए आंसर ये सही है। ठीक है, अब ये इसका कंसेप्ट कुछ ज़्यादा लेंदी है, तो इसलिए आपको उसी वीडियो में इसका समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1910, 2 मई 1922, 1 अप्रैल 1935? जी हाँ, इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1922। लॉर्ड हार्डिंग के समय में, हार्डिंग द्वितीय जो था उसके समय में इसको ये किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस शहर को चुना गया? महेंद्र, दानापुर, बख्तियारपुर, नासाखंड? जी हाँ, नासापिंड चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाले समूह का नाम क्या है?
सोनपुर, पुनपुन, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा सोन। जी हाँ, इसका सही आंसर है गंडक, कर्मनाशा, गंडक और सोन। ये आंसर सही है डी। बिहार का ज्योग्राफी का सीरीज अलग चल रहा है, उसमें देखिए ज्योग्राफी सब ऐसा सब्जेक्ट उसको रटने से नहीं होगा, हिस्ट्री नहीं उसको रट लीजिएगा, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उस सीरीज में देखिए समझ में आ जाएगा। मगध शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जी हाँ, इसका आंसर होगा अथर्ववेद। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 11.11%, 8.81%, 10.20%, 9.90%। जी हाँ, इसका सही आंसर है 8.81%, ठीक है। जनसंख्या के मामले में टॉप पे है, प्रथम में है। क्षेत्रफल के मामले में 12वां स्थान है बिहार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित जातक कहानियों का संग्रह ग्रंथ मिलता है। सूत्र पिटक, अंगुत्तर निकाय, अभिधम्म पिटक, खुद्दक निकाय। यहाँ खुद्दक निकाय इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसका सही आंसर है खुद्दक निकाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। झारखंड के गठन के बाद बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह गया? 75, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 75 जो हो गया आपका विधान परिषद हो गया, ठीक है। और जो है कि 40 हो गया आपका लोकसभा सीट, और जो है कि 243 हो गया विधान सभा सीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के लिए कौन सा दिन चुना है? ये सब तो 21 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब करेंट अफेयर क्वेश्चन होगा, इसको थोड़ा सा ठीक से आपको ध्यान देना होगा, इसको करेंट अफेयर डायरेक्ट याद करना है। अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल बंगले, अजय वेश्या, राकेश झुनझुनवाला, तरनजीत सिंह संधू। जी हाँ, अमेरिका में जो बना है वो बना है तरनजीत सिंह संधू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रतिवर्ष विधायकों को अपनी परिसंपत्ति का ब्यौरा करने के लिए किस विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है? महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब। जी हाँ, ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य ने सब्सिडाइज भोजन के लिए कुटुंबश्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और सिक्किम। जी हाँ, वो आंसर होगा केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य में हुबली से धारवाड़ बस रैपिड टूरिस्ट ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? केरल, सिक्किम, असम, कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक। राजीव कुमार के बाद भारत का नया वित्त सचिव किसे बनाया गया? अजय शंकर, आशीष मोहन, अजय भूषण पांडे, शंकर राजपूत। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसको जो है कि नियुक्त किया गया है, इसको क्या नाम है, देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया था। देवाशीष पांडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना प्रस्ताव पारित किया है? झारखंड, राजस्थान, बिहार, असम। यहाँ पर तो यही सब होता ही है, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा रैंक था भारत का? प्रथम, पांचवा, द्वितीय, तीसरा। जी हाँ, तीसरा था। रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान इड्सा का नाम बदलकर केंद्रीय मंत्री के किस नाम पर रखा गया है? सुषमा स्वराज, अटल बिहारी, खुशवंत सिंह, मनोहर पारिकर। जी हाँ, गोवा के ये मुख्यमंत्री थे मनोहर पारिकर। अभी कौन है? सामंत सिंह।
भारतीय मूल के ऋषि सनक हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री बने हैं? नेपाल, श्रीलंका, यूके, मलेशिया। जी हाँ, यूके का बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य की मेट्रो रेल सेवा देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑपरेशन मेट्रो नेटवर्क बन गया है? नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है हैदराबाद मेट्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बैंकर मैगजीन द्वारा किस भारतीय बैंकर को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर पैसिफिक 2020 चुना गया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है शशिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर। विश्व सतत विकास सम्मेलन 2020 का थीम क्या था? देखिए, सबसे पहले ये टेरी के द्वारा प्रकाशित होता है और इसका जो थीम था वह है टुवार्ड्स 2030 गोल मेकिंग द डिकेड काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या था? मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, मजबूत लोकतंत्र के लिए निश्चित मतदान, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनाव जनता। ठीक है, इसका आंसर होगा ये साक्षरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मौजूदा वित्त वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 5.7, 4.8, 4.5, 2.8। जी हाँ, इसका सही आंसर है 2.8। पहले 6 पॉइंट की समथिंग लगाया था लेकिन घट के बोल दिया गया है 4.8 रहेगा। हाल ही में किस संगठन ने भारत की वार्षिक शिक्षा स्टेटस रिपोर्ट जारी की है? ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स, प्रथम एनजीओ, अल कायदा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रथम एनजीओ। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है। ठीक है, वो भी विश्व में, भारत में तो 14 सितंबर को मनाया जाता है लेकिन विश्व में जो है कि कब मनाया जाता है? जी हाँ, 10 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्धन लोगों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आरोग्यश्री योजना लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल। जी हाँ, आरोग्यश्री योजना ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किस देश ने प्रवाल भित्ति के लिए हानिकारक सनस्क्रीन प्रतिबंध लगाया है? आर्मेनिया, स्पेन, मकाओ, पलाऊ। जी हाँ, इसका आंसर होगा पलाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये सब करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना होगा। करंट का जो है, हाल में कौन सा लड़ाकू विमान सेवानिवृत्त हुआ जिसका बहादुर नाम से जाना जाता था? MiG-29, MiG-28, MiG-24, MiG-27। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा MiG-27। किस संगठन ने SDG 1920 को लॉन्च किया है? नीति आयोग, योजना आयोग, RBI, IRDA। जी हाँ, ये नीति आयोग के द्वारा SDG 1920 लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर, 20 अगस्त, 22 सितंबर, 24 जनवरी। जी हाँ, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। स्तन कैंसर के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने त्रासजुमब नामक दवा को मंजूरी दी है? WHO, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, G20। जी हाँ, WHO के द्वारा दिया गया है। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? विधवा महिला, वृद्धजनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, दिव्यांग जन सशक्तिकरण। जी हाँ, ये जो है कि जो योजना है वह दिव्यांग जन सशक्तिकरण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जननायक जनता पार्टी को किस राज्य का दर्जा दिया गया है? किस राज्य दल का दर्जा दिया गया? महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में
अबरदीन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा, असम, दमन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य सरकार ने एंटी डिप्रेशन स्क्वाड लॉन्च किया है? असम, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। जी हाँ, ये असम सरकार ने लॉन्च किया है, जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में कम्बिनेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध यौन शोषण के अपराधों के लिए शीघ्र निपटारे के लिए राज्य 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया है। बिहार, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2019 वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स में स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन किस शहर के लिए चुना गया है? अबू धाबी, दुबई, मालदीव्स, मुंबई। जी हाँ, यह है अबू धाबी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सोहे सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन किस देश में स्थित है? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण सूडान, नेपाल। सोहे, जी हाँ, ये नॉर्थ कोरिया में। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा बहुत लंबा हुआ है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये एक सेट में आपको तो समय देना ही पड़ेगा, तभी आप तैयारी कर पाइएगा सही से। ठीक है, तो इसको PDF के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 9473123824। इस नंबर पर PDFs मंगा सकते हैं और इसको सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। ठीक है, धन्यवाद।